अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 8 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 7 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4, उसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी के मुतालिक होंगे। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बहुत ही मुख्तसर और टू द पॉइंट ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको समझते हैं, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली मेक स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद टोटल सर्टेनिटी, सच एज कि हमें अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ता है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि हम जो काम करने जा रहे हैं ये काम होगा या नहीं होगा। हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आई शेल प्रोबेबली गो कराची दिस मंथ, कि मैं हो सकता है इस महीने कराची जाऊं, ये भी हम यकीन से नहीं कह सकते। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, इसके बारे में भी हम यकीन से नहीं कह सकते। ऑल द अबाउ स्टेटमेंट लैक प्रिडिक्शन विद टोटल सर्टेनिटी, ये ऊपर जितने सेंटेंसेस हैं इनके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये काम होगा या नहीं होगा। Mathematics makes it possible for us to represent the chance of an event occurring numerically using the idea of probability, कि इस किस्म की सूरत हाल या किसी भी इवेंट के वाक़या होने को हम जब न्यूमेरिकली शो करते हैं, नंबर की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, तो उसको मैथमेटिक में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी की मदद से हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो जो इवेंट है, वो जो वाकया है, वो जो काम है, उसके होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो किसी भी इवेंट या किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं जो कि उस फार्मूला में यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें उन टर्म्स को समझना जरूरी है, तभी हम फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं और किसी भी इवेंट के लिए फिर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी यहाँ पर ये समरी बनाई गई है, तो हम इन टर्म्स को समझते हैं ताकि हम प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को प्रॉपरली यूज कर सकें। तो देखें, इसमें सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम कोई भी आउटकम या रिजल्ट लेने के लिए जो काम करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, हम एक कॉइन को जब फेंकते हैं, या रोलिंग अ डाइस, या हम लूडो की एक डाइस को जब हम रोल करते हैं उसको फेंकते हैं, या अगर हमारे सामने कुछ कार्ड पड़े हुए हैं, रैंडम कार्ड, और उसमें से हम कोई कार्ड उठाते हैं, ठीक है, तो ये सारे काम ये एक्सपेरिमेंट में आते हैं। अब दूसरे नंबर पर है आउटकम। आउटकम का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको आउटकम बोलते हैं। जैसे कि जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमें क्या आउटकम मिल सकता है, या तो हेड वाली साइड मिलेगी या टेल वाली साइड मिलेगी उसकी। ठीक है, इसी तरह जब हम लूडो की डाइस को रोल करेंगे, लूडो की डाइस को फेंकेंगे, तो हमें आउटकम क्या मिल सकता है, उस डाइस की 1 से लेके 6 नंबर तक जो साइड होती है उसमें से कोई सी भी साइड आ सकती है। तो इस केस में जो आउटकम है वो कितनी हो सकती है, 6 हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे सामने फॉर एग्जांपल ये कुछ कार्ड पड़े हुए हैं और हम कोई कार्ड पिक करते हैं, तो हम जाहिर है इन कार्ड में से ही कोई एक कार्ड पिक करेंगे, इन नंबर वाले कार्ड में से ही हमारे पास कोई कार्ड आएगा। तो ये सारे जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे इनको हम आउटकम बोलेंगे। उसके बाद है सैंपल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होता है। देखें, सैंपल स्पेस का मतलब है कि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जो सारे मुमकिन जो नताइज हो सकते हैं, जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उसके लिए जब हम सेट बनाते हैं उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एस से शो करते हैं। जैसे कि हमने कॉइन को फेंका, तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस का सेट बना, ये हेड और टेल, दो इसमें आउटकम आ गए। ठीक है, जो इसके पॉसिबल आउटकम है वो दो ही हैं। और इसको हम शो किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं, यहाँ पर 1 2 है तो हमने इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह
अगर हमने डाइस को रोल किया, डाइस को फेंका, तो अब सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा, 1 से लेके 6 नंबर तक कोई भी साइड आ सकती है, तो ये पॉसिबल आउटकम है वो 6 है यहाँ पर। तो इसको हम फिर किस तरह शो करेंगे, हम लिखेंगे n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितनी है, 6 है। ठीक है, इसके बाद है इवेंट। इवेंट को हम ई से शो करेंगे। अब इवेंट भी सैंपल स्पेस की तरह किसी भी आउटकम का सेट ही होता है, लेकिन इसमें और सैंपल स्पेस में ये फर्क होता है कि सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम आती हैं। जैसे कि हमने कॉइन को फेंका तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है, हेड और टेल। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो आउटकम है 2 आ गई। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हम हेड वाली साइड देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर इवेंट क्या हो गया, हेड वाली साइड हो गई। तो यहां पर जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ हेड वाली साइड आएगी। या अगर हम सिर्फ टेल वाली साइड देखना चाहते हैं, तो फिर यहां पर जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ टेल वाली साइड आएगी। ठीक है, यानी कि इवेंट में हम ऑल पॉसिबल आउटकम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो फेवरेबल आउटकम होते हैं, जिस आउटकम को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही वाले आउटकम यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, और इवेंट को शो किस तरह करेंगे, हम n ऑफ e यानी कि नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम है उससे शो करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिर्फ h है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n ऑफ e इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर e इज इक्वल टू सिर्फ टेल वाली साइड है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n ऑफ e इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक सेट है इवेंट का e इज इक्वल टू 4 5 6, तो इसको हम किस तरह डोनेट करेंगे, हम लिखेंगे n ऑफ e यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू इसमें कितने 1 2 3, तो हम लिख लेंगे 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इवेंट में जो आउटकम का सेट बनेगा, वो जो सैंपल स्पेस का सेट होगा उसका हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखें ये इवेंट के मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, तो ये जो सारे सेट हैं ये इस सैंपल स्पेस का जो सेट है उसके सबसेट है। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये n ऑफ s और n ऑफ e का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। वो जो इवेंट हो रहा है उसके जो फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं वो यहां पर हम लिखेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जो भी हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इससे हम जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाएगा। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू N ऑफ E यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये s क्या है, ये सैंपल स्पेस है, हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा जी, हमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें हम कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीमेंट इवेंट कौन सा होता है, ये किसी भी इवेंट का जो ऑपोजिट हो, ठीक है, उसको कंप्लीमेंट इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक इवेंट है कि गेटिंग द नंबर 2, कि हम डाइस को रोल करें और हमें जो 2 नंबर वाली साइड है वो मिले, तो अब इसका कंप्लीमेंट इवेंट क्या होगा, नॉट गेटिंग द नंबर 2। इसका कंप्लीमेंट या ऑपोजिट इवेंट क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो 2 नंबर वाली साइड है वो ना आए। ठीक है, ये कंप्लीमेंट हो जाता है। तो कंप्लीमेंट को हम शो किस तरह करेंगे, या तो इस साइन से शो करेंगे, या ये ई के ऊपर सी लिख लेंगे, इस साइन से हम कंप्लीमेंट को शो करेंगे। ठीक है, और कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट कैलकुलेट कौन से फॉर्मूले से करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें नीचे एक टेबल दिया गया है, इसमें ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनको हमने कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें जो कॉलम है, इसमें पहले वाला कॉलम है n ऑफ a, यानी कि जो इवेंट a है इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और दूसरा कॉलम है n ऑफ s यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है P ऑफ a यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a। ठीक है, और उसके बाद कॉलम है P ऑफ a कंप्लीमेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट a। तो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखें, प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के टाइम हमने 2 फार्मूलास पढ़े थे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं कि P ऑफ E यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो ये हो जाता है n ऑफ E नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय
एन ऑफ एस नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू आ जाती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि हम 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये पहली रो है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर मैं यही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिर्फ ये ई की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो इवेंट है वो ए आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब हमारे पास एन ऑफ ए की यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये है 6 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की हमारे पास वैल्यू है 18। तो ये 6 1 दा 6 और 6 3 दा 18 हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो P ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/3। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये ई की जगह हमने ए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमें ए दिया गया है ई की जगह, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी 1/3। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 1/1 एक्चुअली इस तरह है, तो ये 1 इस 3 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस ये 3 इस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो हमने ये बाकी 3 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए ये मैंने लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल 2/5, ये मैंने लिख दी। अब मैंने इसका फॉर्मूला पुट किया, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू 2/5, इसका मतलब है कि ये एन ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और एन ऑफ एस किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो हम एन ऑफ ए की जगह पुट करेंगे 2 और एन ऑफ एस की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 5, ठीक है। और अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, ये वाला हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू में दी गई है 2/5, तो मैं लिखूंगा 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का आएगा 5। तो ये 1/1 एक्चुअली, तो 1 इस 5 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, माइनस ये 5 इस 5 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू दी गई है। मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 7/19। ये बाकी 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो पहले ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 7/19 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब ये 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7/19 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये दोनों टर्म हम सॉल्व करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये 19 इस 19 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और माइनस इस 1 का जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाला डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 इस 19 पे डिवाइड होगा 19 टाइम, 19 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है।
अब +7 और -19 इसको सॉल्व करेंगे तो ये -12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 12/19। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, ये 12/19। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू चाहिए। तो देखें क्या फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। पहले मैं फार्मूला पुट करता हूँ। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू फाइंड की है पी ऑफ ए की। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 12/19 तो एन ऑफ ए इक्वल होगा 12 के और एन ऑफ एस इक्वल होगा 19 के। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 12 और यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 19। ठीक है, ये हमने पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू दी गई है। तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/6 है। तो अब हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी गई इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। यह आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/6 है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये 1/6 के साथ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म हम सॉल्व करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, ये 6 इस 6 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस इस 1 का डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 इस 6 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। अब +1 -6 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/6 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है 5/6। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कॉलम में, ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब ये एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू रहती है। तो हम इसका अगर फार्मूला लिखें, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, तो हमने पी ऑफ ए की ये वैल्यू फाइंड की थी 5/6। ठीक है, इसका मतलब है कि एन ऑफ ए इक्वल है 5 के और एन ऑफ एस इक्वल है 6 के। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 5 और यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 6। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन रोल्ड अ फेयर डाइस, के जैन ने एक लूडो की डाइस को रोल किया, लूडो की डाइस को फेंका। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या इम्कान है कि जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा या वो 3 से डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, हमने एक तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, और दूसरे हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर आया है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, उसको 3 डिवाइड नहीं कर सकता। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये 2 फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये जुबानी याद होने चाहिए। अब इसमें पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि सैंपल स्पेस। तो हम ये पहले एन ऑफ ई और एन ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, व्हेन डाइस इज रोल्ड देन द सैंपल स्पेस विल बी, कि जब डाइस को रोल किया जाता है, डाइस को फेंका जाता है, तो उसके सारे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस का सेट किसके इक्वल होगा, एस इज इक्वल टू, देखें ये 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो जो पॉसिबल आउटकम है डाइस को रोल करने के बाद वो ये वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास एन ऑफ एस
की या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 6 हो गई। ठीक है, अब हमें जो इवेंट दिया गया है उसमें है कि ऐसा नंबर आए जो कि 3 से डिवाइड हो सके। तो मैंने लिखा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। हम फर्ज करते हैं कि ई वो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब देखें ये जो हमारे पास टोटल आउटकम है इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। एक ये 3 है और एक ये 6 है, ये दो नंबर हैं जिनको 3 डिवाइड कर सकता है। तो जो इवेंट है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक 6 आ जाएगी। ये इसके जो फेवरेबल आउटकम है ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर एन ऑफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ई की वैल्यू आ गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 2 और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है 1/3। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 कि हमारे पास ऐसा नंबर आए जो कि 3 से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इस इवेंट के लिए कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई की हमारे पास ये वैल्यू आई थी तो हम पुट करेंगे 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 3। अब यहाँ पर इस 1 का डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट 1 है तो वो 1 इस 3 को डिवाइड करेगा 3 टाइम और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस ये 3 इस 3 को डिवाइड करता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/3। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट है उसकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई 2/3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है शहजाद थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, के शहजाद एक डाइस का पेयर या एक डाइस का जोड़ा ईमानदारी से फेंकता है। ठीक है, फेयर डाइस का मतलब है कि वो ईमानदारी से फेंकता है, उसमें कोई बेईमानी नहीं करता। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट है नंबर 6 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड एटलीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि शहजाद जब दोनों डाइस को फेंकता है तो पहली वाली डाइस पे 6 आए और दूसरी वाली डाइस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ा नंबर आए। ठीक है, हमने इस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखें हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस का जो सेट होता है उसकी वैल्यू। तो देखें अब इसमें हमें ये एन ऑफ ई और एन ऑफ एस की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो अगर हम एन ऑफ एस को देखें यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो इस केस में क्या होंगी, जब शहजाद 2 डाइस को फेंकता है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो क्या हो सकती हैं। तो देखें बोर्ड पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इनको अलहदा करके लिखा है। जब 2 डाइस को अगर रोल किया जाए तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं वो ये वाली हो सकती हैं कि जब दोनों डाइस को फेंका जाए तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या पहली वाली डाइस पे 1 आ जाए दूसरी वाली डाइस पे 2 आ जाए, या पहली वाली डाइस पे 1 आ जाए दूसरी वाली डाइस पे 3 आ जाए। इस तरह ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन में नंबर आ सकते हैं। ये टोटल कितनी कम्बिनेशन हो जाती हैं या टोटल कितनी आउटकम है, 36 आउटकम हो सकती हैं। ठीक है, जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगी वो 36 होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 36। तो मैंने लिखा है सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग 2 डाइस विल बी एस इज इक्वल टू 36, क्योंकि हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 36 है। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें 36 आउटकम होंगी। तो इसका मतलब है कि हम एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू 36 लिख लेंगे। अब हम ये जो हमें इवेंट दिया गया है इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
6 on the first dice and at least 4 on the second dice। हम फर्ज करते हैं कि ये जो हमें इवेंट दिया गया है ये ई के इक्वल है, यानी कि जब हम दो डाइस को फेंकते हैं तो पहली वाली डाइस पे 6 नंबर आए और दूसरी वाली डाइस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ा नंबर आए। इसको हमने ई को इक्वल रख दिया। तो अब अगर हम देखें ये जो इवेंट ई है इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो देखें हमारे पास जो टोटल आउटकम का सेट है वो ये वाला है, यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो ये है। इसमें ये आखिर में अगर आप 3 आउटकम देखें, इसमें पहली वाली डाइस पे 6 नंबर आ रहा है, ठीक है, और दूसरी वाली डाइस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये जो आखिरी 3 आउटकम हैं ये इस इवेंट को शो कर रही हैं, ठीक है। तो हम इस इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें ये 3 वैल्यूज लिख लेंगे। हम लिख लेंगे 6 4 और 6 5 और 6 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इवेंट है उसका सेट आ गया। तो अब हमारे पास फिर n ऑफ e की वैल्यू क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे n ऑफ e नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 2 3। इसकी जो वैल्यू बनेगी ये हमारे पास 3 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास n ऑफ e और n ऑफ s की वैल्यू आ गई, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। n ऑफ e की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाय n ऑफ s की वैल्यू क्या है, 36 है। तो डिवाइडेड बाय 36 हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 द 3 और 3 12 द 36 हो जाता है। तो ये हम लिख लेंगे 1/12। तो ये हमारे पास इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई ये है 1/12। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। इसमें हमें इवेंट दिया गया है नो ऑड नंबर्स ऑन बोथ द साइड, कि जब शहजाद दोनों डाइस को रोल करे या फेंके तो हमें जो नंबर मिले डाइस दोनों डाइस पे वो इवन नंबर में हो, उसमें से कोई भी ऑड नंबर में ना हो, ठीक है। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर भी जो सैंपल स्पेस का सेट है जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया वो 36 होगा टोटल। ये मैंने आपको दिखाया था कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगी जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसमें ये होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो आउटकम है 36 बन जाती हैं। तो मैंने सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग 2 डाइस विल बी ये लिख दिया s इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसकी वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक है। तो अब हम फर्ज करते हैं लेट e बी द इवेंट दैट नो ऑड नंबर ऑन बोथ द साइड, कि ये जो इवेंट है कि किसी भी डाइस पे ऑड नंबर ना आए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो e इवेंट है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम सैंपल स्पेस का जो सेट है उसको चेक करें तो इसमें देखें ऐसी कौन कौन सी आउटपुट है जिसमें कि सिर्फ इवन नंबर हो। तो देखें यहाँ पर ये वाली आउटपुट आ रही है, इसमें 2 2 और इसमें 2 4 और इसमें 2 6। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2, ठीक है, इसमें कोई ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद 2 4 उसमें भी कोई ऑड नंबर नहीं है, फिर 2 6 उसमें भी कोई ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद अगर मजीद हम चेक करें तो ये 4 2 4 4 और 4 6 इनमें भी कोई ऑड नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर में ही है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4 2 4 4 और 4 6। उसके बाद मजीद अगर हम चेक करें तो देखें ये 6 2 6 4 और 6 6 इनमें भी कोई ऑड नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर हैं सारे। तो हम अब ये लिख लेंगे 6 2 6 4 6 6। तो ये आ जाएगा 6 2 6 4 और 6 6। तो हमने जो इवेंट ई है इसकी सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं जिसमें कि सिर्फ इवन नंबर आए, इसमें कोई भी ऑड नंबर ना आए, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास n ऑफ e की वैल्यू क्या बनेगी, हम लिखेंगे n ऑफ e। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n ऑफ e की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ e इसकी वैल्यूज आ गई है। तो हम इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे p ऑफ e प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू n ऑफ e यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो n ऑफ e की वैल्यू हमारे पास 9 है डिवाइडेड बाय n ऑफ s हमारे पास 36 है। तो ये 9 1 द 9 और 9 4 द 36 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1/4।
ये हमारे पास P ऑफ E की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इवेंट दिया गया है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इवेंट क्या है, सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस इज एटलीस्ट 7, कि जब शहजाद दोनों लुड्डो के डाइस को एक साथ थ्रो करता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उसको जब हम ऐड करें तो हमें जो टोटल मिले वो कम से कम 7 हो या 7 से बड़ा हो। ठीक है, हमें इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सैंपल स्पेस की वैल्यू देखना पड़ेगी, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितनी है। तो जैसे कि आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम होती हैं वो ये वाली बन जाती हैं। इनको अगर आप काउंट करें तो ये टोटल 36 हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग 2 डाइस विल बी s इज इक्वल टू 36। तो फिर n ऑफ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, n ऑफ s यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 36 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है ये E के इक्वल है। मैंने लिखा है लेट E बी द इवेंट, कि ये इवेंट E के इक्वल है दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ साइड इज एटलीस्ट 7। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम दो डाइस को फेंकते हैं तो दोनों डाइस की वैल्यूज को अगर हम सम करें तो वो सम एटलीस्ट 7 या 7 से बड़ा हो। इस इवेंट को हमने E के इक्वल रख दिया। तो अब इस E के लिए अगर हम सेट बनाना चाहें तो उसमें कौन कौन सी आउटपुट आएंगी, अगर हम ये सामने रखें टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, तो इसमें हमने वो वाली आउटपुट देखनी है जिसमें कि हम दोनों वैल्यूज को सम करें तो हमें एटलीस्ट 7 या 7 से बड़ा टोटल मिले। तो देखें यहाँ पर 1 + 6 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे आए यहाँ पर 2 + 5 ये 7 हो जाएगा, ये 2 + 6 8 हो जाएगा। इस तरह जब आप ये सारी आउटपुट चेक करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेंगी वो सारी आउटपुट जब यहाँ पर आप लिख लेंगे, अब ये हमारे पास ये जो इवेंट है या जो फेवरेबल आउटकम है, जो आउटकम हम चाहते हैं कि आए, उसका सेट बन गया। तो अब देखते हैं कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यानी कि हमारे पास n ऑफ E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 21। अब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ E की वैल्यू आ गई है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E या इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे P ऑफ E इज इक्वल टू, ये होता है n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ E या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारे पास, 21 है, डिवाइडेड बाय n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 36 है। तो ये 7 3 द 21 हो जाता है और ये 12 3 द 36 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7/12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट के लिए। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये इवेंट दिया गया है तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इवेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 3, कि जब शहजाद दोनों डाइस को एक साथ रोल करें, दोनों डाइस को एक साथ फेंके तो दोनों डाइस पे जो वैल्यू आए अगर उनको आपस में हम माइनस करें तो हमें आंसर 3 मिले। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन सबसे पहले तो हम जो सैंपल स्पेस का जो सेट है उसकी वैल्यू फाइंड करते होते हैं। तो देखें जैसे कि मैंने आपको पिछले तीनों पार्ट में बताया था कि जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट हैं वो ये बन जाती हैं। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने अलहदा से इसको पेपर पे लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाती हैं जब हम दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं। अगर इनको हम काउंट करें तो ये टोटल वैल्यूज हो जाती है 36, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट है दो डाइस को एक साथ रोल करने का, उसकी वैल्यू हो जाती है 36। तो ये मैंने लिखा है सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग 2 डाइस विल बी s इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास n ऑफ s या नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है ये E के इक्वल है। मैंने लिखा है लेट E बी द इवेंट। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है ये E के इक्वल है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 3, कि जब दोनों डाइस को हम फेंकें और उस पर जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उन वैल्यूज को जब हम माइनस करें तो हमारा आंसर 3 के इक्वल हो। ये इवेंट है, इसको हमने E को इक्वल रख दिया। तो अब ये जो E इवेंट है
इसके लिए अगर हम सेट बनाना चाहें तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, उसके लिए अगर हम ये सैंपल स्पेस का सेट चेक करें, इसमें अगर देखें ये वैल्यूज चेक करें तो सबसे पहले हमें ये वाली जो आउटपुट है इसमें अगर आप 1 - 4 करें तो हमें आंसर 3 मिलता है। तो एक हम ये वाली आउटपुट लिख लेंगे, हम लिखेंगे 1 4। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाली आउटपुट है, देखें 2 - 5 करें तो हमारा आंसर 3 आता है, तो हम ये वाली आउटपुट लिख लेंगे 2 5, ठीक है। उसके बाद अगर आप आए तो ये जो हमारे पास आउटपुट है 3 - 6 करें तो ये हमें आंसर जो है 3 मिल जाता है, ठीक है। तो हम ये वाली आउटपुट लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3 और 6। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो आउटपुट है 4 - 1 करें तो हमें 3 मिल जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 और 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट हम देखते हैं, तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो ये देखें, ये 5 और 2, ये वाली 5 - 2 करें तो हमें 3 मिल जाता है, तो यहां पर हम ये वाली आउटपुट भी लिख लेंगे 5 और 2। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें जो ये वाली आउटपुट है 6 - 3 करें तो हमारा आंसर 3 आता है, तो हम ये वाली आउटपुट लिख लेंगे, यह आ जाएगा 6 और 3। ये हमने वो सारी आउटपुट लिख दी कि जिनमें हम दोनों डाइस के वैल्यूज को आपस में जब माइनस करें तो हमें आंसर 3 मिलता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ई का सेट आ गया या इवेंट का सेट आ गया या इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम का सेट आ गया। तो अब हमारे पास n ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब जब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ e की वैल्यू आ गई तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। n ऑफ e की वैल्यू हमारे पास 6 है, n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास 36 है, तो ये 6 1 दा 6 और 6 6 दा 36 हो जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई इस इवेंट के लिए। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये इवेंट दिया गया है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इवेंट क्या है, सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 15, कि जब शहजाद दोनों डाइस को एक साथ रोल करता है, दोनों डाइस को एक साथ फेंकता है, तो दोनों डाइस पे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको अगर हम सम करें तो उनका टोटल 15 के इक्वल हो। ये इवेंट है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जैसे कि आपको पिछले 4 पार्ट में मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम है वो देखते हैं। तो उसके लिए देखें जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी है, उसका जो सेट है ये आ गया। यहाँ पर मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगी, ठीक है। इनको अगर हम काउंट करें तो ये 36 हो जाती हैं। तो ये मैंने लिखा है सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग 2 डाइस विल बी, के 2 डाइस को जब रोल करेंगे उसके लिए जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट आएंगी वो 36 हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिर n ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटपुट ये होगी 36। अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है इसको हमने ई के को लग दिया कि लेट ई बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 15। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम दोनों डाइस को एक साथ फेंकें और उन पे जो वैल्यूज आए उनको ऐड करें तो हमें आंसर 15 मिले। हमने इस इवेंट को ई के को लग दिया। तो अब ये जो इवेंट ई है इसका अगर हम सेट मालूम करना चाहें तो देखें ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट हैं इसमें हम ऐसी वैल्यूज अगर देखना चाहें कि जिसमें दोनों डाइस की जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड करें तो हमें 15 मिले, तो देखें इसमें ऐसी कोई वैल्यू में नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर 6 होता है। तो दोनों डाइस पे जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो 6 आ सकता है। 6 और 6 को अगर ऐड करें 12 हो जाता है। 12 से बड़ा नंबर हमें इन सारी आउटपुट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इस तरह का इवेंट अकर होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर ई जो है ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब हमारे पास ई की वैल्यू 0 आ गई तो हम एन ऑफ ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ई की वैल्यू आ गई है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इस इवेंट के लिए। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस।
अब n ऑफ e की वैल्यू हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास 36 है। तो 0 पे 36 डिवाइड करें तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। इसका मतलब है कि इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। कि हम फर्ज करते हैं कि ये जो लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी है, इसके ये जो लेटर्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट हैं, हमने किसी कागज़ की पर्ची पे अलग-अलग करके लिखे हुए हैं या किसी कार्ड पे हमने इन सब लेटर्स को अलग-अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है, हम उन कागज़ की पर्चियों में से या उन कार्ड में से कोई भी एक कार्ड या एक पर्ची रैंडमली उठाते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1 है P ऑफ B, यानी कि जब हम उन कार्ड में से या उन पर्चियों में से कोई भी पर्ची या कोई कार्ड उठाएं तो उस कार्ड या उस पर्ची पे लेटर B लिखा हुआ हो, इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन है। अब ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है, इस पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11 है। तो मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 11। ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो टोटल अल्फ़ाबेट हैं या टोटल लेटर्स हैं वो 11 है। तो हमारे पास फिर सैंपल स्पेस का सेट क्या हो जाएगा? ये जितने यहाँ पर लेटर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट आ गया। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम n ऑफ s इक्वल हो जाएगा 11 के। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम जब पर्ची या कार्ड उठाते हैं तो उस पर B लिखा हुआ हो, इस इवेंट को हमने B के इक्वल रख दिया। तो मैंने लिखा है लेट B बी द इवेंट दैट लेटर B इज चूजन। तो अब हमारे पास इस इवेंट के लिए सेट क्या बनेगा? मैं लिखूंगा B इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर कहाँ पर B आ रहा है, ये इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, दो जगहों पे आ रहा है। तो मैं इधर 1 और 2 जगहों पे हमारा आ जाएगा B। ठीक है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है इस बी इवेंट के लिए वो हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n ऑफ b हम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितने हो जाएंगे? हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास n ऑफ b और n ऑफ s की वैल्यू आ गई है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा p ऑफ b या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू n ऑफ b, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। n ऑफ b हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय n ऑफ s की वैल्यू है 11। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b की वैल्यू आ जाती है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इवेंट क्या है कि जब हम इस वर्ड के लिए हमने जो कार्ड बनाए थे या जो पर्चियाँ बनाई थी उसमें से किसी को भी रैंडमली अगर हम पिक करें तो हमें पर्ची पे लेटर A लिखा हुआ मिले। ठीक है, इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन है कि टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, जो ये वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 11। ठीक है, तो अब इसके लिए सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा? ये जितने लेटर्स हैं ये सारे इस सैंपल स्पेस के सेट में आ जाएंगे। तो n ऑफ s हमारे पास क्या हो जाएगा? यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम पर्ची या कार्ड उठाएं उस पे हमें लेटर A लिखा हुआ मिले, इसको हम A के इक्वल रखते हैं। तो मैंने लिखा लेट A बी द इवेंट दैट लेटर A इज चूजन। तो अब हमारे पास जो A इवेंट है इसका सेट क्या बनेगा? देखें अब यहाँ पर कितनी जगह पर A आ रहा है? सिर्फ यहाँ एक दफ़ा A आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब ये हमारे पास जो इवेंट A है उसका सेट बन गया। तो अब n ऑफ A या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ a की वैल्यू आ गई है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है? 1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? 11 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, यानी कि जो इवेंट है कि जब हम
वो जो हमने पर्चियाँ बनाई हैं, जो कार्ड बनाए हैं, उसमें से जब हम एक पर्ची या कार्ड को उठाते हैं और उस पे लेटर ए लिखा हुआ मिले तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/11 है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये इवेंट दिया गया है कि जब हम इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हमने जो पर्चियाँ या कार्ड बनाए हैं उसमें से कोई भी कार्ड रैंडमली पिक करें तो हमें उस पर्ची या कार्ड पे लेटर आई मिले। ये हमें इवेंट दिया गया है। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम मालूम करते होते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस का सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसमें जो टोटल लेटर्स आ रहे हैं, टोटल ये जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये 11 है। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा? ये जितने लेटर्स हैं सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n ऑफ s फिर क्या होगा? यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 11 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हमने जो पर्चियां बनाई हैं या जो कार्ड बनाए हैं इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए, उन पर्चियों या कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाएं तो हमें कार्ड पे या पर्ची पे लेटर आई लिखा हुआ मिले। इस इवेंट को हम फर्ज करते हैं कि ये आई के इक्वल है, तो मैंने लिखा है लेट आई बी द इवेंट दैट लेटर आई इज चूजन। अब जो आई इवेंट है इसके लिए सेट अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखें, आई एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आई 2 दफ़ा आने का चांस है। तो हमने यहाँ पर जो इसका सेट बनेगा फेवरेबल आउटकम का, उसमें ये 2 लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम n ऑफ i अगर लिखना चाहें, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो जाएंगे 2। ठीक है, तो अब जब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ i की वैल्यू आ गई तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ i मालूम कर सकते हैं। मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज इक्वल टू n ऑफ i, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय n ऑफ s, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे पास 11। तो ये हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का इवेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है। यानी कि जब हम इस वर्ड के लिए हमने जो कार्ड या पर्चियाँ बनाई हैं उनमें से किसी एक को भी रैंडम उठाएं तो हमें उस पर्ची या कार्ड पे आई लेटर लिखा हुआ मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/11। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, यानी कि जब हम ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसके लिए हमने जो कार्ड या पर्चियाँ बनाएं और उसमें से कोई भी पर्ची या कोई भी कार्ड उठाएं तो हमें जो पर्ची मिले उस पे ये लेटर बी लिखा हुआ ना हो। ठीक है, इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें, किसी भी कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद रखना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। यानी कि हम ये जो इवेंट ई है इसकी पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ई कंप्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ई की जगह बी है, यानी कि हम कोई भी जब पर्ची या कार्ड रैंडमली उठाएंगे जो कि हमने इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए बना के रखे हुए थे, तो उसमें जो पर्ची या कार्ड हम उठाएं उस पे लेटर बी लिखा हुआ ना हो, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले के हिसाब से पहले हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस का सेट लिखते होते हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। तो मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 11। ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें जो टोटल लेटर्स हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो 11 है। तो फिर सैंपल स्पेस का सेट क्या बन जाएगा? ये इसमें जितने लेटर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। अब हम फर्ज करते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट लेटर बी इज चूजन, कि हम इस वर्ड के लिए हमने जो पर्चियाँ या कार्ड बनाए हैं उसमें से किसी भी पर्ची या कार्ड को रैंडमली जब उठाएं तो उस पे हमें लेटर बी लिखा हुआ मिले। इस इवेंट को हमने बी के को लग दिया। तो अब बी के लिए अगर हम सेट बनाना चाहें
तो देखें इवेंट क्या है कि लेटर बी इज चूजन, यानी कि जब हम पर्ची या कार्ड उठाए उस पर बी लिखा हुआ हो, तो देखें बी कितनी दफ़ा यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो हम 2 दफ़ा बी लिख लेंगे। अब ये 2 इसके फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। इन 11 आउटकम में से 2 जो है इसके फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। तो फिर आप एन ऑफ बी या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 और 2, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब हमारे पास एन ऑफ बी की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू है 11। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूँ। तो देखें इसके लिए पहले हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पर ई की जगह हमारे पास बी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आई है 2/11, तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 2/11। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखें इन दोनों टर्म का जो एलसीएम है वो 11 आएगा। अब ये जो 1 है इसका डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 इस 11 पे डिवाइड होगा 11 टाइम, 11 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा, माइनस ये 11 इस 11 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 होगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 11 माइनस 2, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की क्या वैल्यू आ गई, 9/11। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें ये इवेंट दिया गया है कि हमने जो इस प्रोबेबिलिटी वर्ड के लिए जो पर्चियाँ बनाई थी या जो कार्ड बनाए थे, उन पर्चियों या कार्ड में से जब हम कोई भी कार्ड या पर्ची हम चूज़ करें, कोई भी कार्ड या पर्ची पिक करें, तो हमें उस कार्ड या पर्ची पे वॉवल का लेटर लिखा हुआ मिले। ये इवेंट है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो इसका मतलब है पहले हमें एन ऑफ एस और एन ऑफ ई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो देखें जो एन ऑफ एस है ये हो जाएगा कि ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें टोटल हुरूफ कितने हैं, टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं, मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 11। ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें जो टोटल लेटर्स हैं, टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो 11 है, ठीक है। तो हमारे पास फिर सैंपल स्पेस का जो सेट है उसमें टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है इसके सारे लेटर इसमें आ जाएंगे। तो ये 11 इसमें आउटकम हो जाती हैं, ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट है। तो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास फिर कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई। अब एन ऑफ ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम उस इवेंट के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें हम फर्ज करते हैं, मैंने लिखा है लेट वॉवल बी द इवेंट दैट चूजन लेटर्स आर वॉवल्स। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम इस प्रोबेबिलिटी वर्ड के लिए जो हमने पर्चियाँ या कार्ड बनाए हैं, उन पर्चियों या कार्ड में से जब कोई भी पर्ची या कार्ड हम उठाते हैं तो उस पर वॉवल में से कोई लेटर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इस इवेंट को मैंने वॉवल के इक्वल रखा है। तो अब ये जो वॉवल इवेंट है, मैं लिखता हूँ वॉवल, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कौन से हो सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास सेट है सैंपल स्पेस का, इसमें हमने वो लेटर देखने हैं जो कि वॉवल हैं। देखें वॉवल कितने हरूफ होते हैं, एक होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर जो है इनको वॉवल बोलते हैं, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर इन 5 में से कौन कौन से हैं, ये ओ है, ए है, आई है और आई है। तो हम ये जो 4 जगह पे ये वॉवल के लेटर्स आ रहे हैं इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। जो वॉवल इवेंट है इसका जो सेट बनेगा, इसकी जो फेवरेबल आउटकम होंगी वो ये 4 वॉवल के जो लेटर्स आ रहे हैं ये हो जाएंगे। तो मैं इनको तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले मैं ए को लिखता हूँ, उसके बाद मैं आई, ये वाला आई लिखा, उसके बाद ये वाला आई लिख लेते हैं
और उसके बाद लास्ट पे ये ओ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वॉवल इवेंट है उसके जो फेवरेबल आउटकम है उसके लिए सेट बन गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एन ऑफ वॉवल यानी कि इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4। तो एन ऑफ ई हमारे पास हो गया 4, ठीक है। अब हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ई की वैल्यू आ गई है, तो हम ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो हम लिखेंगे पी ऑफ, अब यहाँ पर ये ई की जगह हमारे पास वॉवल है, हमने इस इवेंट को वॉवल के इक्वल रखा है, तो मैं लिखूंगा पी ऑफ वॉवल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वॉवल इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ये एन ऑफ ई, तो हम लिखेंगे एन ऑफ और ई की जगह हमारे पास आ जाएगा वॉवल, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम की वैल्यू हमारे पास है 11। तो ये हो गया 4/11, 4/11। ये हमारे पास इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाती है। मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल इज इक्वल टू 4/11। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है। हमें ये इवेंट दिया गया है कि हमने जो इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए जो कार्ड बनाए हैं या जो पर्चियाँ बनाई हैं, उन कार्ड या पर्चियों में से जब हम किसी एक पर्ची या कार्ड को पिक करें तो उस पे हमें जो लेटर मिले वो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कौन से लेटर होते हैं, देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर पे मुश्तमिल है। उसमें ये जो AEIOU ये वॉवल हैं, इसके अलावा जितने लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वर्ड के लिए जो हमने पर्ची या कार्ड बनाए हैं उनमें से किसी एक को जब हम पिक करेंगे तो हमें जो लेटर मिले वो कॉन्सोनेंट मिले, यानी कि जो वॉवल हैं, जैसे कि ये ओ है, ए है, आई और आई, ये 4 वॉवल हैं, तो इनमें से कोई लेटर ना हो, इनके अलावा कोई लेटर हमें मिले। हमने इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखें, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम की क्या वैल्यू आएगी, देखें ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो 11 है। तो मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 11, यानी कि इस वर्ड में टोटल लेटर्स या टोटल अल्फ़ाबेट 11 शामिल है। तो इस वर्ड के लिए जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें ये 11 लेटर्स आ जाएंगे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगी वो 11 हो जाएंगी। तो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास 11 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट ई बी द इवेंट दैट चूजन लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम यहाँ से जब कोई पर्ची या कार्ड उठाएं तो उस पर्ची या कार्ड पे हमें कॉन्सोनेंट लेटर मिले, यानी कि वॉवल वाला लेटर ना हो, AEIOU इसमें से कोई लेटर ना हो, ठीक है। तो इस इवेंट को हमने ई के इक्वल रख दिया। तो फिर ये जो इवेंट ई है इसके लिए फेवरेबल आउटकम कौन से हो जाएंगे, हम इसके लिए सेट बनाएंगे। तो देखिए इसमें पहले आ जाता है पी, उसके बाद आ जाता है आर, उसके बाद ओ वॉवल है ये नहीं आएगा, फिर आ जाएगा बी, ये कॉन्सोनेंट में आता है, फिर ए वॉवल में आता है, इसको हम छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा बी, फिर आई वॉवल में, इसको हम छोड़ देंगे, ये एल आ जाएगा उसके बाद, फिर इस आई को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये वॉवल है, फिर ये टी और वाई ये दोनों लेटर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इवेंट ई है उसके फेवरेबल आउटकम के लिए जो सेट है वो बन गया। तो हमारे पास एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगी 7। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ई की वैल्यू आ गई है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो एन ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास 7 है डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 11 है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट ई के लिए। इवेंट ई को हमने किसके इक्वल रखा था कि हम यहाँ से जब कोई पर्ची या कार्ड उठाएं तो उस पे हमें लेटर जो मिले वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बन जाती है 7/11। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 का।
अच्छा जी, अब पार्ट्स है, हमें ये इवेंट दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि हमने ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड के लिए जो हमने कार्ड या पर्ची बनाई हैं, उन कार्ड या पर्चियों में से जब हम कोई भी कार्ड या पर्ची उठाते हैं तो उस पे लेटर जी लिखा हुआ मिले, इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो देखें जो एन ऑफ एस है या नंबर ऑफ टोटल आउटकम है वो कितनी हो जाएंगी कि ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें जो टोटल लेटर्स है 11 है, तो मैंने लिखा है टोटल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 11। तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें ये 11 लेटर सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एन ऑफ एस है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 11। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट जी बी द इवेंट दैट द लेटर जी इज चूजन। हम फर्ज करते हैं कि ये जो हमें इवेंट दिया गया है कि हम इन लेटर्स की जो पर्चियां या कार्ड बने हुए हैं उनमें से कोई एक पर्ची या कार्ड उठाएं तो उस पर हमें जी मिले। ये जो इवेंट है इस इवेंट को मैंने जी के इक्वल रख दिया। तो अब इस इवेंट जी के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे। अब इवेंट क्या है कि हम जब कोई कार्ड या पर्ची पिक करें तो उस पर जी लिखा हुआ मिले, तो देखें जी तो इस पूरे वर्ड प्रोबेबिलिटी में है ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो लेटर जी है उसको पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको जो पिक करने का चांस है वो जीरो है, तो जी के जो फेवरेबल आउटकम है वो भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एन ऑफ जी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ जी की वैल्यू आ जाती है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने पुट किया, यहाँ ई की जगह मैंने जी लिख दिया और इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ऑफ ई होता है तो एन ऑफ ई की जगह हम एन ऑफ जी लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो एन ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास 0 है और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 11 है। अब 0 पे जब 11 डिवाइड होगा तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी है, यानी कि जब हम यहाँ से कोई कार्ड या पर्ची उठाएं और उस पर हमें लेटर जी मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका इम्कान 0 है क्योंकि वो लेटर यहाँ पर शामिल ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का। अच्छा जी, पार्ट ए है, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इवेंट की कि हम जब इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हमने जो पर्चियां या कार्ड बनाए हैं उन पर्चियों या कार्ड में से जब कोई हम पिक करें तो हमें पर्ची या कार्ड पे एक लेटर लिखा हुआ मिले। तो देखें इस इवेंट में हमें क्या करना है कि हम जब भी कोई पर्ची उठाएं या कार्ड उठाएं उस पर कोई भी लेटर हो। इसमें हमें ये पाबंद नहीं किया गया कि ये वॉवल लेटर हो या कॉन्सोनेंट लेटर हो। इसका मतलब है कि हम जब भी कोई पर्ची उठाएंगे, कोई कार्ड उठाएंगे तो उस पर हमें लेटर ही मिलेगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखें प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम की जो वैल्यू है, जो सैंपल स्पेस का सेट है, वो ये वाला बन जाता है क्योंकि इस वर्ड प्रोबेबिलिटी में जो टोटल लेटर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एस की जो वैल्यू हमारे पास 11 बन जाती है क्योंकि ये सारे लेटर इनको अगर हम काउंट करें ये 11 हो जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास 11 है। और अब ये एन ऑफ ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फर्ज करते हैं, मैंने लिखा है लेट ई बी द इवेंट दैट अ लेटर इज चूजन, कि ये जो इवेंट है कि हम यहाँ से कोई पर्ची या कार्ड उठाएं तो हमें उस पर्ची या कार्ड पे एक लेटर लिखा हुआ मिले, ठीक है। इस इवेंट को मैंने ई के इक्वल रख दिया। तो अब इस इवेंट के लिए जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे। इसके लिए देखें हम जब भी कोई पर्ची उठाएंगे तो हमें लेटर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये सारे जितने आउटकम है सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं ये सारे आउटकम यहाँ पर लिख लूँगा, ये आ जाएगा PROBABILITY। ये जितनी आउटकम यहाँ पर हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम की वैल्यू भी हमारे पास है 11,
ठीक है, तो ये 11 वन द 11, 11 वन द 11 हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की 1। ठीक है, ये हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है उसकी वैल्यू आ गई। इवेंट ई हमने किसके इक्वल रखा था कि हम यहाँ से जब भी कोई कार्ड या पर्ची उठाए उस पर हमें लेटर मिले, तो जाहिर है हम जब भी कोई कार्ड या पर्ची उठाएंगे उस पर हमें लेटर ही मिलेगा, अल्फ़ाबेट ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनती है वो 1 बनती है। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 8 का।